ट्रांसपोर्ट टीवी की नई पेशकश है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो कि गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। दोस्तों, ट्रांसपोर्ट टीवी के ऊपर हम आज तक 750 से ज़्यादा वीडियोस कर चुके हैं, स्टोरीज कर चुके हैं, लेकिन आज एक ऐसी स्टोरी लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं जिसका हमें भी कोई क्लू नहीं मिला है। यानी कि गाड़ी मालिक के साथ धोखा हुआ है, बर्बादी की कगार पर वो आ गया है, लेकिन पूरी कहानी आपको बताएंगे। लेकिन हम ये नहीं ढूंढ पाए एंड पर कि इस कहानी का विलन कौन है, यानी कि गड़बड़ आखिरकार की किसने है। तो इसलिए हमें आपकी हेल्प चाहिए। आप पूरी स्टोरी को ध्यान से सुने और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि ये जो पूरी कारस्तानी है, जो पूरा खेल रचा गया, ये किसने किया और क्यों किया। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये खास ग्राउंड रिपोर्ट। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। पंजाब की गाड़ी है, गाड़ी नंबर आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। गाड़ी के मालिक दो भाई हैं, गुरदीप सिंह और मनप्रीत सिंह। 17 फरवरी 2020 को ये गाड़ी लोड लेती है ओडिशा से। ओडिशा में जगह है खोरदा, वहाँ से माल लेकर आना था इसे पंजाब के रायकोट के अंदर। जो माल था रिफ्रैक्टरी सीमेंट। इसे सीमेंट बोल दिया जाता है, लेकिन ये नॉर्मल सीमेंट नहीं होता है जिसका हम घरों में या बिल्डिंग्स बनाने में इस्तेमाल करते हैं। ये खास तरह का सीमेंट होता है जिसके बारे में मैं आपको रिपोर्ट में आगे चल के बताऊंगा। खैर, ये जो लोड था ये लेकर ये गाड़ी चल पड़ी खोरदा से रायकोट 20 फरवरी को। गाड़ी अभी ओडिशा के अंदर ही थी। बोधपुर से लेकर संबलपुर के बीच में एक जगह पड़ती है रेड़ा खोल के पास में रात को 1:45 बजे 1:45 के आसपास जब ये गाड़ी चल रही होती है हाईवे के ऊपर, तो इनको पता चलता है कि 2 बोलेरो गाड़ियों पर कुछ लोग इनका पीछा कर रहे हैं। तो इन्होंने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और इमीडिएटली एक बोलेरो का नंबर इन्होंने देख लिया शीशे में से, और इमीडिएटली फटाफट वाहन की जो वेबसाइट है उसके ऊपर डाला मोबाइल में और चेक किया कि जो नंबर बोलेरो के ऊपर लगा हुआ है वो किसी मोटरसाइकिल का है। तो वहां से कंफर्म हो गया कि पीछे जो लगे हैं ये लुटेरे हैं, चोर हैं और उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। इसलिए इन्होंने गाड़ी वहां से भगाई। रास्ते में चेज हुई, जैसे फिल्मी स्टाइल में होता है। गाड़ी उन्होंने आगे निकाली, कभी इन्होंने आगे निकाली, तो काफ़ी देर बचते रहे। लेकिन जब इन्हें पता चला कि आगे चढ़ाई है, रोड थोड़ी चढ़ाई आएगी, गाड़ी स्लो हो जाएगी चाहे जितनी भी स्पीड रखें, और इनको पकड़ा जा सकता है। तो दोनों में से इन्होंने ये रणनीति अपनाई कि एक जो भाई है वो छलांग लगा देगा ताकि कम से कम एक जना बच सके और बाद में कोई हेल्प लेके आ सके। तो ऐसा ही किया, एक भाई ने छलांग लगा दी ट्रक में से, और जो दूसरा था वो गाड़ी चलाता रहा। और जैसे ही बोलेरो गाड़ियां आगे निकली, इसको रोका ट्रक को, तो वो भी ट्रक में से निकलकर भाग गया। जिसने गाड़ी में से छलांग लगाई पहले, उसका नाम गुरदीप था, और जिसने बाद में ट्रक छोड़ के जो भागा, जो गाड़ी चला रहा था, वो मनप्रीत था। अब हुआ ये कि जब छलांग लगाई ट्रक में से तो वो जख्मी हो गया वहां पर, और हाईवे सुनसान था, रात के 2 बजे का टाइम हो चुका था। तो वो किसी तरीके से सड़क के किनारे आया और वहां पर किसी की वेट करने लगा कि जैसे कोई गाड़ी निकलेगी तो मुझे वो लिफ्ट दे देगा। तो वो सड़क के किनारे बैठा रहा, हाथ दिया। आधे घंटे बाद उधर से गाड़ी आई, लेकिन आप बदकिस्मती देखिए, गाड़ियां तो आई सड़क के ऊपर, लेकिन ये वही गाड़ियां थी, वही बोलेरो गाड़ियां थी जिन्होंने इनके ट्रक को लूटा था। तो ये लोग दोबारा गाड़ी से अपनी से निकले और गुरदीप को उसकी टांग पर हिट किया, उसकी लात तोड़ दी, बहुत ज़्यादा खून उसके बाद उसका बह गया और वो लोग वहाँ से चले गए। लेकिन जो गुरदीप था वो वहाँ पर बेहोश हो गया और बेहोशी की हालत में पूरी रात वो वहीं पर झाड़ियों में पड़ा रहा। दूसरी तरफ से जो भाई था उसका मनप्रीत, वो लगातार उसको फ़ोन करता रहा, लेकिन गुरदीप बेहोश था इसलिए फ़ोन उठा नहीं पाया। लेकिन जब सुबह 6-7 बजे उसको होश आया, उठा, उसने फ़ोन पे दोनों भाइयों ने कांटेक्ट किया, उसने अपनी लोकेशन बताई, तो वो अपने भाई को वहाँ से लेके गया, हॉस्पिटलाइज्ड करवाया, और पूरा दिन इसी बात में उनका निकल गया। यहाँ पर ये बात भी नोट करने वाली है कि ये जो दोनों भाई हैं, गाड़ी मालिक हैं, वो पंजाब से हैं और पूरी जो घटनाक्रम चल रहा है वो ओडिशा के अंदर चल रहा है। कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि वो जो एरिया है, बंदा जो इतनी दूर किसी स्टेट में होता है तो उसको ना तो ये पता चलता है जल्दी जल्दी कि मैं कहाँ पर हूँ, मेरी लोकेशन क्या है, पुलिस स्टेशन कहाँ पर है, लैंग्वेज बैरियर भी रहता है, तो कई चीज़ें इसके अंदर थी। इतने में दूसरे दिन ट्रांसपोर्टर का फ़ोन आता है, वो पूछता है कि कहाँ पर हो, तो वो पूरी घटना बताते हैं। तो ट्रांसपोर्टर कहता है कि अभी तक तुमने FIR क्यों नहीं करवाई। तो उसने कहा कि मैं तो अभी अपने भाई को उठाया है, ये सब हमारे साथ हो गया, पहले उसको हॉस्पिटलाइज्ड कराया है, ना हमें पुलिस वाले यहाँ पे कोई जानता है। तो
इतनी देर में ट्रांसपोर्टर वहां पर आता है और ये लोग मिलकर जो है वो गाड़ी को ढूंढते हैं। वो जो अब मनप्रीत है वो अपने भाई को हॉस्पिटल में छोड़कर पहले गाड़ी ढूंढता है और उसके अंदर माल भी था। तो ट्रांसपोर्टर और मनप्रीत लगभग 12-15 दिन गाड़ी को ढूंढते रहते हैं, दोनों साथ में मिलकर गाड़ी को ढूंढते हैं जहां जहां भी उन्हें लगता है, लेकिन गाड़ी नहीं मिलती है। इतनी देर में जो ट्रांसपोर्टर है वो ये डिसाइड करता है कि एफआईआर करवा देनी चाहिए। तो पुलिस के पास जाके जब एफआईआर होती है तो एफआईआर इन भाइयों के ऊपर ही हो जाती है, गाड़ी मालिक के ऊपर ही वो एफआईआर करवा देते हैं कि इन्होंने गाड़ी और जो माल है वो गायब कर दिया है। जबकि जो मनप्रीत था वो लगातार ट्रांसपोर्टर के साथ ही अपनी गाड़ी को ढूंढ रहा था। अभी गाड़ी मिली नहीं थी, इतने में ट्रांसपोर्टर ने मनप्रीत को ये कहा कि एक तो जो 47,000 रुपये तुमने एडवांस लिया था वो हमारा वापस कर दो, और दूसरा मेरा 1.5 लाख रुपए खर्चा आ गया है गाड़ी ढूंढने में, 12-15 दिनों में 1.5 लाख रुपए मेरा खर्चा आ गया है, वो मेरा तुम दे दो। तो उसने कहा कि सर मैं तो खुद, आप देखिए कि मैं अपनी जो राज्य है उससे कितनी दूर यहाँ पर फंसा हुआ हूँ, गाड़ी मेरी चोरी हो गई, भाई मेरा हॉस्पिटल के अंदर है, मेरा कसूर बताइए क्या है, आप ऊपर से मेरे से 1.5 लाख रुपए मांग रहे हैं। फिर भी उसने 47,000 रुपये जो एडवांस लिया था उसमें से कुछ पैसे उसने वापस कर दिए। खैर इसके बाद हुआ ये कि 20 फरवरी को ये गाड़ी गायब हुई थी और सही 1 महीने बाद 20 मार्च 2020 को ये गाड़ी मिल जाती है। गाड़ी कहाँ मिलती है? लोए सिंगा पुलिस स्टेशन है उड़ीसा के अंदर, वहाँ पर उसके पास में ये गाड़ी मिलती है अध जली हुई कंडीशन में। कंडीशन गाड़ी की हम आपको दिखा देते हैं, मेरे से ज़्यादा आप लोग जानते होंगे। आप देखिए कि ऐसा लगता है कि या तो किसी अनजान व्यक्ति ने इसे आग लगाने की कोशिश की है या फिर वो अभी आग लगा रहा था, कोई आ गया, वो बीच में छोड़ के भाग गया, प्रॉपर आग नहीं लगी हुई है। आग के कुछ निशान हैं लेकिन गाड़ी कहीं से भी जली हुई नहीं है ढंग से। और भी कई सवाल हैं इस आग को लेकर, वो हम आगे चल के बात करते हैं। खैर हुआ ये कि जब उनको खबर मिली गाड़ी मालिक और ट्रांसपोर्टर को कि आपकी गाड़ी मिल गई है, उस समय भी दोनों इकट्ठे थे। तो दोनों इकट्ठे वहां पर पहुंचते हैं और आकर देखते हैं कि गाड़ी को जलाने की कोशिश की गई है और खास करके माल को जलाने की कोशिश की गई है, गाड़ी को जलाने की कोशिश नहीं हुई है। और गाड़ी मालिक का ये कहना है कि ज़्यादातर जो माल था उसके अंदर वो ठीक था, कुछ जो माल था उसको नुकसान पहुंचा था, तरपाल वगैरह जली हुई थी, लेकिन ज़्यादातर जो माल था वो ठीक था। तो इन्होंने क्या किया कि पंजाब तो माल आने से रहा, तो इन्होंने उस गाड़ी को वापस खुर्दा, जो कंसाइनर जहां से ये माल चला था, वहां पर वापस ले जाकर माल को अनलोड करने का प्लान बनाया। तो वहां से लोए सिंगा से खोरदा लगभग 300 किलोमीटर है, गाड़ी वहां पर वापस लाई जाती है। वही गाड़ी चलकर आती है, इसका मतलब गाड़ी ठीक थी, सिर्फ सेल्फ वगैरह में कुछ प्रॉब्लम थी, तो डायरेक्ट वगैरह करके इन्होंने गाड़ी स्टार्ट की और 300 किलोमीटर चला के वहाँ पर गाड़ी ले आए। अब उसके बाद क्या तमाशा होता है, ऐसा नहीं है कि 1 महीने से किसी का माल गायब और वो फटाफट अनलोड कर ले, जी नहीं, ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि 1-2 दिन तो वैसे वेस्ट कर दिए गए और उसके बाद लॉकडाउन हो गया। तो ये बहाना बनाया गया कि अभी जो माल है वो अनलोड नहीं हो सकता, जबकि जो गाड़ी है वो पूरी तरह से भरी हुई नहीं थी। गाड़ी काफ़ी, सिर्फ 300 गट्टा उसके अंदर था, जो 300 बैग्स थे, कोई बहुत ज़्यादा माल नहीं था उसके अंदर, जिसे कुछ ही घंटों के अंदर अनलोड किया जा सकता था, लेकिन किया नहीं। 1 महीने तक गाड़ी को अनलोड नहीं किया, जबकि गाड़ी वहीं पर पहुँच चुकी थी। जो फैक्ट्री कंसाइनर जो था, रेफ कैम रिफ्रैक्टरीज प्राइवेट लिमिटेड के अंदर गाड़ी पहुँच चुकी थी, लेकिन माल को अनलोड नहीं किया। तो 1 महीना वो वेट करके, क्योंकि उससे भी पहले के वो उड़ीसा आए हुए थे, तो दोनों भाई वापस पंजाब आ गए। ये कहे गए, वहाँ पर मैसेज दे दिया 1-2 बंदों को, जब हमारी गाड़ी जो है अनलोड होने लगे, लॉकडाउन खुलेगा, तो हम वापस आ जाएंगे और गाड़ी अपनी ले जाएंगे, माल तो वहाँ पर पहुँच ही गया है। तो वो वापस पंजाब आ गए, लेकिन जैसे ही वो वापस पंजाब आए, कुछ ही दिनों बाद गाड़ी को अनलोड कर लिया गया। यहीं पर अगर ये बात खत्म हो जाती तो भी कोई खास बात नहीं थी। गाड़ी चोरी हुई, बाद में गाड़ी मिल गई और माल भी उसमें ज़्यादातर ठीक था और माल को अनलोड भी कर लिया गया। उसके बाद जो गाड़ी थी, गाड़ी मालिक को वो छोड़ देनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुआ ये है कि जो ये ट्रांसपोर्टर है उसका नाम है न्यू भारती रोडवेज, उड़ीसा में इनका ऑफिस है। तो इन्होंने एक नोटिस जारी कर दिया इनके नाम पर और ये कहा कि 7,88,240 रुपये तो माल की टोटल कीमत थी, वो आप लोग दीजिए, क्योंकि पूरा जो माल है वो हमारा डिस्ट्रॉय हो चुका है, वो पूरा माल खत्म हो चुका है। उसके बाद 47,500 रुपये जो आपको एडवांस दिया था वो वापस करो, और उसके बाद 1,52,000 रुपया एक्सपेंसेस आ गए, खर्चा होगा गाड़ी ढूंढने में। 10-15 दिन में लोकली गाड़ी ढूंढी जा रही थी वहीं पर आसपास में, उसका 1.5 लाख रुपए खर्चा आ गया। कुल मिलाकर 9,87,740 रुपये बन गए। 9,87,740 रुपये दे दीजिए और अपनी गाड़ी ले जाइए। गाड़ी पकड़कर वहाँ पर रख ली है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि ये गाड़ी 2007 मॉडल है, उस गाड़ी की कुल कीमत शायद 9 लाख रुपए आज की डेट में ना हो।
खैर कीमत हो या कीमत ना हो, लेकिन ट्रांसपोर्टर का आप लॉजिक देखिए कि 9,87,740 रुपये वो मांग रहा है। अब इसके बाद बताते हैं कि ट्रांसपोर्ट टीवी की टीम ने क्या किया। सबसे पहले तो ब्रोकर से बात हुई, हमारी गाड़ी मालिक से तो बात हो ही गई थी, अब ब्रोकर से बात हुई जिसने ये गाड़ी लगवाई थी। और उसका बड़ा ही अजीब रिएक्शन था। जब उससे बात करी, फ़ोन किया तो उसने कहा कि हाँ जी, ये तो लोग बहुत फ्रॉड हैं, ये गाड़ी मालिक तो ठग है एक नंबर के, ये तो जो माल लेके जा रहे थे वो स्मगलिंग कर रहे थे, उसके अंदर नशा था, डोडे वगैरह ये स्मगल कर रहे थे। तो जब हमारी टीम ने पूछा कि जो आप बेतुका इल्ज़ाम उनके ऊपर लगा रहे, उसका कोई सबूत है आपके पास, आपने कोई पुलिस कंप्लेंट की है इस बात की, जो FIR वगैरह आपने की है, क्या उसके अंदर ये लिखा है? लेकिन इस बात का कोई जवाब उसके पास था नहीं। तो इमीडिएटली बोला कि ठीक है, आप ट्रांसपोर्टर से बात कीजिए, मेरे साथ बात मत कीजिए। इसके बाद ट्रांसपोर्टर से बात हुई और वो व्यक्ति कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। वो सिर्फ 9,87,740 रुपये अपने मांग रहा है। वो कह रहा है कि इन लोगों ने हमारा नुकसान किया है, इतना मेरा खर्चा आ गया, मुझे ये पैसे वापस चाहिए, तभी हम गाड़ी छोड़ेंगे। इसके बाद जो कंपनी है ये रेफकैम रिफ्रैक्टरीज, उसके अंदर हमने बात की। वहाँ पर एक लेडी ने फ़ोन उठाया, उनको हमने बात बताई और कहा कि एक सीनियर व्यक्ति से किसी से बात करवाइए और पूरा ये केस हमें समझना है कि क्या हुआ है, माल जो अनलोड हुआ है क्या वो सारा आपके पास पहुँच गया, कितना उसमें से माल ख़राब था, कितना सही था, ये जानकारी हमें चाहिए। तो अच्छे से उन्होंने पहले तो बात की, बोला कि ठीक है जी, आप 2 घंटे बाद बात कीजिए, हम आपकी बात करवाते हैं। लेकिन 2 घंटे बाद शायद इनकी बात हो गई ट्रांसपोर्टर के साथ, और जब हमने दोबारा फ़ोन किया तो इनकी टोन पूरी तरह से बदली हुई थी। उनका कहना था कि आप सिर्फ ट्रांसपोर्टर से बात कीजिए और कंपनी में किसी के साथ हम बात आपकी करवा नहीं सकते हैं। और ये भी कहा कि पूरे का पूरा जो हमारा माल है वो खराब हो गया है, इसका कोई इंश्योरेंस हमने करा नहीं रखा था। लगभग सेम बातें जो ट्रांसपोर्टर ने कही वही ये मैडम जो कंपनी के अंदर थी वो हमें वही बातें कहने लगी। तो कुल मिलाकर सिचुएशन अब ये है कि जो घाटा इतने दिन में गाड़ी खड़ी रही, 2-3 महीने कोई काम नहीं हुआ, किस्तें टूट गई हैं, बाकी का खर्चा हो गया, वो सब अलग है। गाड़ी को जलाने की कोशिश भी हुई, लेकिन आज की डेट में जो गाड़ी है वो ट्रांसपोर्टर ने अपने कब्जे में ले रखी है और लगभग 10 लाख रुपए मांग रहा है और फिर गाड़ी छोड़ने की बात कर रहा है। और ये लोग पंजाब से हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, एक भाई तो इनमें से 5 पढ़ा हुआ है, और गाड़ी खड़ी है हज़ारों किलोमीटर दूर उड़ीसा के अंदर, वहाँ कोई भी इनकी हेल्प करने वाला नहीं। असल में न्यू भारती रोडवेज ने जो नोटिस जारी कर दिया इस गाड़ी मालिक के खिलाफ, उसमें बहुत ही एक स्मार्ट काम किया। उसने किया ये कि 3 अप्रैल को ये नोटिस निकाला और 3 अप्रैल को ही एक पत्र साइन करवा लिया मनप्रीत से, जब वो पंजाब आ रहा था उससे पहले। उस पत्र की लास्ट लाइन, पत्र तो काफ़ी लंबा है, उसकी लास्ट लाइन पढ़ने वाली है। उसमें लिखा है, आपका जो भी सेटलमेंट होता है, सेटलमेंट करके मैं अपना ट्रक लेकर चला जाऊंगा, धन्यवाद मनप्रीत सिंह। लेकिन आप मनप्रीत सिंह के जो सिग्नेचर अगर ध्यान से देखेंगे तो पता चल जाएगा कि ऊपर वाली जो राइटिंग है वो इस व्यक्ति की नहीं है, वो किसी और ने लिखा है, और नीचे साइन जरूर मनप्रीत सिंह ने किए हैं 3 अप्रैल 2020 को। ये बहुत स्मार्टली पहले एक पत्र लिखवा लिया जाता है कि जो भी सेटलमेंट आप करेंगे एक तरीके से मुझे मंजूर है, मैं गाड़ी ले जाऊंगा वो करके, ठीक है। और बाद में सेटलमेंट का भेज दिया पर्चा 9,87,000 रुपये का। तो मनप्रीत सिंह इसमें फंस गए हैं। अब मनप्रीत सिंह का कहना यह है कि मुझे तो हिंदी पढ़नी नहीं आती, मैं तो 5 पढ़ा हूँ, मुझे तो पता ही नहीं, और मुझे तो ये लिखवाया कि साइन कर दीजिए, एक फॉर्मेलिटी है कि आपकी गाड़ी यहाँ पर खड़ी है और माल अनलोड कर लिया गया है, तो मैं साइन करके अपने घर आ गया, मुझे पता नहीं है। और दूसरी तरफ अब ट्रांसपोर्टर ये कह रहा है कि जो गाड़ी मालिक है वो बच्चा थोड़ी है, उसको नहीं पता मैं कहाँ पर साइन कर रहा हूँ, तो इसने सोच समझ कर साइन किए हैं। अगर सोच समझ कर भी साइन किए हैं तो भी 10 लाख रुपए का जो मुआवजा है वो किस तरीके से इस कैलकुलेशन पर पहुंचे, समझ से परे। अब 2-3 सवाल इस कहानी में खड़े होते हैं, जो मैंने आपको शुरू में कहा था कि इस कहानी का पूरा नतीजा नहीं निकला है, जिसके लिए हमें आपकी हेल्प चाहिए। देखिए, एक एंगल तो कहानी का बिल्कुल क्लियर है। उसके अंदर क्या है कि गाड़ी लोड होती है और उसके बाद लुटेरे उस पर हमला करते हैं और गाड़ी लेकर चले जाते हैं, और उसके बाद गाड़ी मालिक और ट्रांसपोर्टर मिलकर गाड़ी को ढूंढते हैं। लेकिन बावजूद इसके जो ट्रांसपोर्टर होता है वो FIR करवा देता है गाड़ी मालिक के ऊपर, और उसके बाद 1 महीने बाद गाड़ी जो है वो मिल भी जाती है, और उसके अंदर माल भी मिल जाता है, और गाड़ी भी ऑलमोस्ट ठीक ठाक गाड़ी मिल ही जाती है। और जो गाड़ी मालिक का कहना है कि 60% से ऊपर जो सामान था वो बिल्कुल ठीक था उसके अंदर। उसके बाद गाड़ी को 300 किलोमीटर ले जाके माल को अनलोड भी कर लिया जाता है, और उसके बाद 10 लाख रुपए का क्लेम जो है गाड़ी मालिक के ऊपर डाल दिया जाता है। यहाँ पर कई सवाल कंपनी के ऊपर खड़े होते हैं। पहला सवाल तो ये है कि FIR आपने गाड़ी मालिक के ऊपर क्यों करवाई, जब अगर गाड़ी मालिक ने माल लेकर आपका भागना ही होता तो फिर वो पंजाब चले जाते। 1 महीना गाड़ी को उड़ीसा में क्यों घुमा रहे थे वो, और वो भी उसी एरिया के अंदर, भाई उसका हॉस्पिटल के अंदर है, कोई अपने आप को जख्मी क्यों करेगा। वो सिंपल सा काम ये करते कि उसी दिन अपने फ़ोन वगैरह स्विच ऑफ करके गाड़ी को पंजाब ले जाते, या कहीं भी ले जाकर जो भी उनका प्लान होता वो माल बेच देते अपना।
तो वो खुद ही अपनी गाड़ी को चोरी तो करवाएंगे नहीं, कोई लॉजिक उनको बनता नहीं। अगर होता तो फिर वो आपकी अब मदद ना करते। तो पहला सवाल ये है कि जो ट्रांसपोर्टर है, जो कंपनी है, उन्होंने FIR क्यों करवाई गाड़ी मालिक के ऊपर। नंबर 2, जब माल मिल गया और 300 किलोमीटर ले जाके आप अपनी फैक्ट्री में भी ले आए गाड़ी को, तो आपने माल को अनलोड क्यों नहीं किया। इतनी भी कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं थी तब। 20 मार्च को ये गाड़ी वहाँ पर पहुँची, 20 या 21 को, तो माल एक रात में अनलोड किया जा सकता था। 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगा, 25 मार्च से देश में लॉकडाउन हुआ, बीच में 2-3 दिन थे, आपने अनलोड क्यों नहीं किया। जब 1 महीने से आप अपने माल को ढूंढ रहे हो, FIR करवा रहे हो, माल को अनलोड क्यों नहीं किया आपने। नंबर 3, जब वो गाड़ी मालिक वहाँ से चला गया, उसके बाद भी लॉकडाउन था, आपने तब माल अनलोड क्यों कर लिया। उसकी प्रेजेंस के अंदर माल अनलोड क्यों नहीं किया गया। और जब अगर आपको करना ही था उसके बाद, तो फिर मालिक को बुलाते, उसको बुलाते कि भाई तेरे सामने माल अनलोड हो रहा है। और अगला सवाल ये कि अगर पूरा माल जल गया, क्योंकि आपने कहा है कि कुल जो 7,88,000 का माल था पूरे का पूरा खराब हो गया, कुछ नहीं बचा, क्योंकि सारे पैसे आपने गाड़ी मालिक के ऊपर डाल दिए। इसका मतलब यह कि पूरा माल खराब था। अगर पूरा माल खराब था तो आपने अनलोड क्यों किया, गाड़ी में पड़ा रहने देते। जब वो वापस आता महीने बाद, 2 महीने बाद, उसको दिखाते कि भाई माल तो पूरा खराब हो गया, पूरा जल चुका है, हम माल अनलोड क्यों करें। आपने माल भी अनलोड कर लिया है और आप कह रहे हो कि पूरा खराब था, पैसे भी तुमसे लेंगे। ये क्या लॉजिक है। तो अब कहानी के उस हिस्से की हम बात कर लेते हैं जहां पे मैंने कहा कि हमें भी कुछ समझ में नहीं आया। वो हिस्सा ये है कि आखिरकार गाड़ी को लूटा किसने। वो जो बोलेरो पर लोग आए थे वो कौन थे और वो गाड़ी को क्यों लेकर गए। अगर वो सच में प्रोफेशनल लुटेरे थे, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने गाड़ी को वो लेकर गए, तो उन्होंने गाड़ी का किया क्या। ना तो उन्होंने माल को बेचा, और अगर माल उनका मान लीजिए नहीं बिका, क्योंकि ये नॉर्मल सीमेंट नहीं था, मैंने शुरू में आपको बताया था, उसके बारे में बताता हूँ कि माल है क्या असल में। और अगर वो माल में इंटरेस्टेड नहीं थे तो वो सिंपली ये कर सकते थे कि माल को कहीं पर भी उतार देते और उसके बाद गाड़ी को बेच देते, है ना। इसीलिए वो लुटेरे हैं, अदरवाइज वो कोई गाड़ी की सर्विस करने के लिए तो आए नहीं थे। तो उन्होंने गाड़ी का कुछ किया भी नहीं और गाड़ी को फिर लूटा क्यों। और अगर लूट लिया, अगर वो गाड़ी को मान लीजिए बेच नहीं पाए, सौदा नहीं हुआ, माल का सौदा नहीं हुआ, कोई दिक्कत आ गई उनको, ये भी मान सकते हैं हम, तो गाड़ी को छोड़कर चले जाते। माल को आग क्यों लगा रहे थे वो, ये बात बिल्कुल समझ से परे है। यहां पर तो एक शक और पैदा होता है कि क्या कहीं ब्रोकर या ट्रांसपोर्टर या कंपनी का कोई व्यक्ति तो इस लूट के अंदर शामिल नहीं है। क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि माल का इंश्योरेंस भी करा रखा था कंपनी ने और बाद में माल को अपने पास वापस भी ले लिया एक तरीके से, और बीमा कंपनी से उसका क्लेम भी ले ले, और बाद में जो गाड़ी मालिक है उससे भी उसके पैसे वसूल कर रहे हैं। एक ही माल के 3-3 जगह से पैसे वसूल करने का प्रोग्राम तो नहीं है क्या। ये एक हो सकता है। अगर देखिए, अगर कंपनी और ट्रांसपोर्टर गाड़ी मालिक वाले को चोर कह सकते हैं तो शक तो उनके ऊपर भी जा सकता है। और जिस तरीके से ब्रोकर ने ये इल्ज़ाम लगाया कि उसमें तो डोडे थे, उसमें तो नशा था, एक बिना वजह का इल्ज़ाम था, तो वहाँ से शक पैदा होता है कि किसी ना किसी तरीके से वो बस गाड़ी मालिक को फंसाना चाहते हैं। तो ये बात जो है वो पहेली सुलझी नहीं है कि आखिरकार इस गाड़ी को लूटा क्यों गया और फिर माल को जलाने की कोशिश क्यों की गई। और अब आपको एक बहुत ही दिलचस्प फैक्ट मैं बताऊंगा जो ट्रांसपोर्ट टीवी की टीम ने हमने रिसर्च की कि आखिरकार ये जो माल था ये है क्या। माल असल में सीमेंट नहीं है। गाड़ी मालिक भी हमें बोलता रहा कि सीमेंट था गाड़ी के अंदर, सीमेंट नहीं था, इसके अंदर था रिफ्रैक्टरी सीमेंट। तो ये अगर आप सिंपल गूगल पर चेक करेंगे कि रिफ्रैक्टरी सीमेंट क्या होता है तो आपको पता चलेगा। असल में देसी भाषा के अंदर मैं अगर आपको बताने की कोशिश करूं तो जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती है ना, जहां पर भट्टियां होती हैं, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर के ऊपर काम होता है, फर्नेस जिसे हम बोल देते हैं, वहां पर एक पेस्टिंग होती है एक सीमेंट की, ताकि वो भट्टियां से माल बाहर ना निकले या वो खराब ना हो, एक तरीके से सीलिंग होती है। तो वहां पर इस सीमेंट का काम लिया जाता है क्योंकि ये जलता नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात। कितनी टेम्परेचर के ऊपर जो रिफ्रैक्टरी सीमेंट है वो काम कर सकता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर एक कंपनी का दिया हुआ है, इजी टू यूज, इकोनॉमिकल एंड वर्सेटाइल, हीट स्टॉप, रेसिस्ट टेम्परेचर वेल अबव 2000 डिग्री फ़ारेनहाइट, अश्योरिंग कोड कंप्लायंस एंड क्वालिटी इंस्टॉलेशन। 2000 डिग्री फ़ारेनहाइट का मतलब है मोटा मोटा 1100 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ, 1100 डिग्री पर अगर किसी चीज को जला दिया जाए, गर्म कर दिया जाए, तब भी ये जो रिफ्रैक्टरी सीमेंट है वो जलता नहीं है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि उस चीज को जलाने की कोशिश की गई जो 2000 डिग्री फ़ारेनहाइट तक भी जलती नहीं है। और दूसरी बात, कंपनी ये कह रही है कि माल जल गया, नॉर्मल आग से ही जल गया। जो फैक्ट्री की भट्टियों में नहीं जलती जो चीज, जो आग से बचाने के लिए बनी है जो चीज, वो चीज जल गई ट्रक के अंदर छोटी सी आग से। ट्रक नहीं जला, ट्रक लकड़ का है सारी, उसका फ्रेम जो है बॉडी का वो नहीं जला, सीमेंट जल गया।
रिफ्रैक्टरी सीमेंट जल गया जो 2000 डिग्री फ़ारेनहाइट पे नहीं जलता है। आप कमाल की बात देखिए, ट्रांसपोर्टर और कंपनी सीधी सीधी इसी बात में फंसते हैं। ये बात प्रूव करके दिखाएं, आग लगा के दिखाएं इस चीज को। ये तो आग से बचाने के लिए चीज है, और आप कह रहे हैं कि छोटी सी आग से, जिससे लक्कड़ नहीं जली, उससे ये सीमेंट जल गया, पूरा माल खराब हो गया और 8 लाख रुपए गाड़ी मालिक आपको दे। शरेआम फ्रॉड की बू इसके अंदर से आ रही है। ब्रोकर, ट्रांसपोर्टर और कंपनी इसके अंदर साफ साफ नजर आ रहा है कि मिली हुई है। बाकी ये जो पूरा काम है वो इन्वेस्टिगेशन का है, पुलिस का है। हम यहां पर ये रिक्वेस्ट करेंगे, ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के एक बहुत ही कद्दावर नेता है रवि सतपथी जी, ओडिशा से आते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे पर्सनली कि सर आप इन लोगों की वहां पर मदद करें। दूसरी स्टेट से लोग आए हैं और वहां का उनको पता नहीं है, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है। असल में सबसे बड़ा दुश्मन व्यक्ति का कम पढ़े लिखा होना ही है। इसी वजह से गलत जगह साइन कर दिया और इन लोगों के झमेले में फंस गए हैं। खैर, अब इन लोगों को हेल्प की जरूरत है। उम्मीद करेंगे कोई भी लोकल एसोसिएशन या ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस इन लोगों की हेल्प करे और इन लोगों के जंजाल से गाड़ी मालिकों को निकाले और उनका ट्रक सही सलामत उन्हें वापस दिलवाया जाए। हमें आपकी राय का भी इंतजार रहेगा। आपको क्या लगता है कि गाड़ी किसने लूटी, किसने उसे जलाने की कोशिश की, जरूर बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर। दोस्तों, गाड़ी का बीमा करवाने के लिए आपको एक गली में 2 एजेंट मिल जाएंगे, लेकिन बात होती है सही पॉलिसी और सही प्रीमियम की। ट्रांसपोर्ट टीवी पर हमें हर रोज ढेरों ऐसे केस मिलते हैं जहां पर एक एजेंट ने सस्ती पॉलिसी के नाम पर गाड़ी मालिक के साथ फ्रॉड किया है, लेकिन इसके बारे में पता चलता है क्लेम के समय, और अगर क्लेम की नौबत ना आए तो पता भी नहीं चलता। इसीलिए दोस्तों, ट्रांसपोर्ट टीवी लाया है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।